सुषमा जी, आदरणीय आशा जी, मीनाक्षी जी, कविता जी, मंच पर आसीन सब प्रबुद्ध महिलाएं, मंच के उस पार आसीन सब महिलाएं, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। कुछ पॉइंट्स डिस्कस, किसी के मन में कोई बात हो, खाली सवाल ही जरूरी नहीं है। पैनलिस्ट हैं सब, आप कोई बात कहना चाहें, आप कोई क्वेश्चन कहना चाहें, सब चीज अभी हम ओपन करेंगे। बस मैं एक सूत्र में आपको ये टॉपिक के हिसाब से कुछ एक सूत्र बनाना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण, सोशल, पुलिस एंड लीगल। देखिए, मैं एक वकील हूं तो मैं आपको बस एक रूपरेखा ये देना चाहती हूँ कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट्स आए हैं काफी सारे, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आए हैं, उनके बेटर वर्क कंडीशंस के लिए आए हैं। लेकिन ये जो सारे चेंजेस आए हैं, रेप की डेफिनेशन बदली है, स्टॉकिंग, कई सारी वॉयरिज्म, ये सारे ऑफेंसेस हैं जो पहले नहीं थे। पहले हमारी इंडियन पीनल कोड में अगर महिला के ऊपर कोई भी गलत काम होता है तो या तो वो रेप होता था, या फिर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, या फिर हर्ट। ये 3 ही सेक्शंस होते थे। लेकिन जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं, उन नए अमेंडमेंट्स के हिसाब से जो ये एसिड थ्रोइंग, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, ये सारे ऑफेंसेस सेपरेटली डिफाइन हुए हैं, इनके लिए पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि रिपीट ऑफेंडर्स के लिए पनिशमेंट ज्यादा हुआ है। लेकिन मेरी राय में अभी भी ये सब चीजें अपने आप पे काफी नहीं है, क्योंकि कोई आदमी ऑफेंस जब महिला पे कर रहा होता है या कोई भी ऑफेंस कर रहा होता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं आज इस महिला पे अत्याचार कर रहा हूँ। आईपीसी में इस सेक्शन की परिभाषा क्या है और इसमें कितनी सजा का प्रावधान है, वो यही सोचता है कि मैं आज अभी इस समय पकड़ा नहीं जाऊंगा और मैं इससे करके निकल जाऊंगा। तो इम्प्लीमेंटेशन और कानूनों में जो गैप है, आप जिस आदमी के कपड़े फटे हाल हैं और जूते फटे हाल हैं, आप उसे नई छतरी तक देकर उसका सिर तो बचा सकते हैं, पर उसके कपड़े और जूतों की कमी, फटे हाल जो है उनकी पूरी नहीं कर सकते। तो एक सोशल एस्पेक्ट, एक लीगल एस्पेक्ट, एक जुडिशियल एस्पेक्ट। रेप विक्टिम्स को जब ट्रायल में उनको गवाही देनी पड़ती है तो देयर इज अ कंसेप्ट, मतलब एक बहुत अच्छा सेंटेंस है जो ये कहता है कि इट एड्स इंसल्ट टू इंजरी। मतलब इंजरी तो ऑलरेडी उस लेडी को हुई है, उसने उस इंजरी को फेस किया है, पर जब वो उस ट्रायल के लिए जाती है तो इट इज लाइक एडिंग इंसल्ट टू दैट इंजरी। ये क्या कारण है कि 50% पॉपुलेशन हमारी होने के बावजूद हम अब 50% एम्पावर्ड जगहों पे नहीं। ऑल ऑफ अस आर डूइंग वेल। आप लोग सब भाई प्रोफेशनल लेडीज हैं, गृहिणियां हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में हैं। हम सब ने इंडिविजुअल जगहों पे अपनी अपनी जगह बनाई है, बट एज अ क्लास वी हैव नॉट कम अप, वी हैव नॉट बीन एबल टू ब्रेक दैट थ्रेशोल्ड। और इंडिविजुअली जो हम आगे आए हैं उसमें हमारा बहुत श्रेय, जैसे ललिता जी ने भी बताया, मीनाक्षी जी ने भी बताया, उनके परिवार के पुरुषों का भी बहुत योगदान था, उनके परिवार की महिलाओं का भी, उनके परिवार के पुरुषों का भी। तो पुरुषों से हमारा कोई द्वंद्व नहीं है, लेकिन हमें अपना सम्मान, अपनी जगह, सुरक्षा। हम बाहर अभी चाय पे जब बात कर रहे थे तो ऐसे ही कुछ सहयोगियों के साथ ये बात चल रही थी। मैंने कहा कि मैं भी 40 साल की हो गई हूँ, एक प्रोफेशनल लेडी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन मेरे को भी रात को अगर कहीं बाहर जाना होता है और मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं तो मेरी मदर जोधपुर से बैठ फोन करके कह देती तुम आज बाहर नहीं जाओगी शाम को क्योंकि जमाई साहब नहीं है। तो एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। जब ये समाज बदलेगा कब बदलेगा? लॉ डे अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में सेलिब्रेट किया तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आज समाज का ये रुख है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके ऊपर उनकी फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है। क्यों हमें फ्रीडम को कर्टेल करने की जरूरत है? क्यों हम इस सम्मान की भागीदारी खुद ले सकते? यही कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख के और आप मंच खुलना चाहती हूँ, ताकि आप लोग जो भी कुछ सवाल पूछना चाहें, कोई अपने मन की बात करना चाहे। ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक पेपर भी तैयार करेंगे जिसको हम उसमें जो भी हम आज की बातें आप लोगों से आती है, अभी सुषमा जी बाद में पूरा कंक्लूड करेंगी, तो जो भी सारी बातें आती हैं हम एक पेपर तैयार करके आप लोगों को भी देंगे और इससे कुछ निकलना चाहिए, यही पर्पस है इसका। अब मैं मंच को खोलते हुए आप लोगों से आग्रह करती हूँ, आप सबके सामने माइक्स हैं, वो जो रेड बटन आप दबाएंगे तो आपका माइक खुल जाएगा
हैंड्स, हाँ, मैं रेखा जी से शुरू करूंगी, आप प्लीज अपनी बात रखिए। मेरा प्रश्न नहीं है, सुषमा जी की तरफ उठाते हूँ और विदेश में रहने वाली समस्त बहनों की तरफ से एक गुजारिश है। हमारी जो बहनें विदेश में हैं बहुत असुरक्षित है, क्योंकि ना तो वो वहाँ के नियमों से बची हुई है और ना यहाँ के नियम। तो सुषमा जी, उनकी सुरक्षा के लिए आप प्लीज कुछ कदम उठाएं, क्योंकि वो यहाँ से शादी करके जाती हैं तो वहाँ पर उनको शादी का भी दर्जा नहीं मिल पाता है। आप शायद इस बात से अवगत होंगे। जी, सुषमा जी से आप जो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, सुषमा जी जब अपना कीनोट एड्रेस देंगी तब सारी बातों का जवाब दे देंगी। पर अभी मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि मैट्रिमोनियल लॉज में जितना प्रोटेक्शन महिलाओं को हिंदुस्तान में है, वो प्रोटेक्शन बाहर के देशों में नहीं है। बाहर के देशों का कंसेप्ट ये ही है कि मैट्रिमोनियल जितनी प्रॉपर्टी है वो हाफ हाफ हो जाती है, लेकिन वो महिलाएं यहाँ विमेन इंडियन सिटीजन होते हुए भी, क्योंकि वो वहां रहती हैं, इसलिए वहां के कानूनों से एक और हमने अभी रिसेंटली ये देखा कि अबॉर्शन का राइट नहीं था उस कंट्री में, इस वजह से उस भारतीय मूल की महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस तरह की जो इश्यूज हैं, जो हमारी महिलाएं बाहर रहती हैं, वो कानूनों में जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से, ये मैं ऐड करना चाहती थी। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं एक संस्था चलाती हूँ, संस्था पूजा। मैं एक ऐसी लड़की को हम लोग आपने बिल्कुल सही कहा सभी ने कि महिलाओं में बहुत शक्ति होती है और वो अपनी हर मुश्किलों का सामना तो कर ही सकती है, प्लस वो समाज की जितनी भी समस्याएं हैं वो इतनी सशक्त है, वास्तव में उनके अंदर भगवान ने इतनी पावर दे रखी है कि वो सबको फेस कर सकती है। लेकिन जिस महिला के अंदर मानसिक रूप से जो विचलित है, वो महिला वास्तव में दैनिक के पात्र है, उसके पास वो साधन नहीं है, वो लोग से अच्छी खासी महिला है वो अगर उसके पास मेंटल स्थिति ठीक नहीं तो उसे कोई भी नहीं करता। मैं ऐसी ही महिला से की सहायता मैंने की है जो कि 14 साल की थी, पूरी यूपी में मुझे उसके लिए जगह नहीं मिली, सेटल होम नहीं मिला। मुझे आपकी आशा किरण दिल्ली में उसके लिए शरण लेनी पड़ी, जिसके लिए मुझे CWC नोएडा से मुझे परमिशन लेनी पड़ी, LOC लेना पड़ा, जिसके लिए मुझे पूरी 1 साल दिक्कत का सामना करना पड़ा। आखिर मुझे आशा किरण उसके लिए पूरी अगर कोई लड़की गुजरात का अंदर घूम रही है और मेंटली रूप से वो बीमार है, तो कोई उसके लिए कोई साधन क्यों नहीं है। और मैं ऐसे मुझे जगह जाना पड़ा उसके लिए कि जहाँ मुझे मेरठ का शेल्टर होम है, जहाँ मैंने अच्छी खासी मतलब जो लड़कियां वहाँ पे रहती थी शेल्टर होम में, उनकी स्थिति देख के भी मेरी हालत, बाकी जो इंचार्ज थी उनको देख के, जो यहाँ से लड़कियां जो बेसक कांस्टेबल गई थी, उसने जो हमें बताया कि मतलब उनको मार के अंदर रखा जाता है और उनके लिए कोई खाने पीने का भी कोई अच्छा प्रबंध नहीं है, सब कुछ नहीं है। मतलब अच्छी खासी लड़की की ये हालत है, तो एक मेडिकल रिटायर्ड लड़की की तो क्या हालत थी, वो तो मुझे उसे कैसे करके दिल्ली से नोएडा से दिल्ली लेके आना पड़ा। तभी ऐसी महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा भी काम किया। पहले आप सबसे अनुरोध है कि संक्षेप में अपनी बात को कहें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल ले पाएं। और प्लीज आप सबसे एक अनुरोध और है कि सारे माइक्स एक साथ ऑन मत कीजिए, आप सवाल पूछने से पहले बिल भी कुछ लाने वाले हैं। जो मानसिक रोगी है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, उनकी समस्या इस देश में है और उनकी देखभाल के लिए बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल केयर नहीं है। लेकिन महिलाओं के साथ एडिशनल प्रॉब्लम हो जाती है, खासतौर पे जब रेप और इस तरीके की जेंडर वायलेंस हो जाती है। मैंने अपने करियर में फिर उसके साथ कई और NGO जो ह्यूमन राइट नेटवर्क वाले लोग हैं, जो यहाँ बैठे उनकी नहीं बात करी, एक अलग सर्किट है ह्यूमन राइट नेटवर्क वाला, तो उनका कहना है कि भाई उनको फिर रखा गया ऐसे संस्थानों में, क्योंकि पता नहीं जो केयर टेकर्स हैं कई बार वही सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं और वो महिला ना पहचान सकती है, ना बात कर सकती है, ना गवाही दे सकती है, और बच्चा हो जाए तो और दुविधा, तो यूट्रस वो निकाल देते थे। तो वो अपने आप में एक और अलग किस्म की प्रॉब्लम शुरू हुई कि भाई आप किसी का भी ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, आप यूट्रस कैसे निकाल रहे। और ये सब समस्याएं अगर आप गहराई से सोचें तो कहीं ना कहीं दो पक्ष आते हैं। एक तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जिसके दोनों हाथ चलते हैं, दोनों पांव चलते हैं,
बुद्धि से संतुलित है, सब कुछ ठीक है, उसी महिला को कितनी सुरक्षा है। फिर जिसके पास 2 हाथ 2 पांव या बुद्धि से संतुलन नहीं है, उसके साथ तो वल्नरेबिलिटी और अधिक होगी। ये पक्ष। दूसरा पक्ष, ऐसे संस्थानों को चलाने के लिए एक जो मेरी समझ में आया, हमारे सोच वाले संस्थान और हमारी पक्ष वाली महिलाएं भी बहुत कम इस समाज के कार्य में उतरी हैं। तो जितनी एनजीओ सर्किट है वो एक भिन्न ग्रुप चलाता है। हमारी जो समाज वाली महिलाएं हैं वो इस सर्किट में कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो आप सामने आई तो मैं तो चाहूंगी कि आप जैसे लोग और आए और आप खुद ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए और जो भी सरकारी तौर पर हम लोगों से मदद होगी वो हम करेंगे। हम तो खुशी से करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसी महिलाओं को संरक्षण प्राप्त होना चाहिए और सही सोच की महिलाएं उसकी जिम्मेवारी भी ले। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक कारणों की वजह से हमारे यहाँ की महिलाएं सामने नहीं आती। सब वर्ग के लोग बच्चे से दूर अनुकरण करते हैं और जो नायिका होती है फिल्म में, उसका कुछ रोल रहता है कि हम कुछ अच्छी चीज करें। और वही आजकल नायिका आइटम सॉन्ग में ये गाती है कि मैं तंदूरी मुर्गी हूँ, मुझे अल्कोहल से डरता है, जिस पर हम रोक चाहते हैं। सुप्रीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया कि विमेन कैसे एक एग्जाम्पल सेट करें। मेरा क्वेश्चन सारे मैनेजर्स से है, बट आई वुड लाइक Meenakshi to answer कि men, how can men contribute towards women empowerment? Men कैसे हम लोगों को support कर सकते हैं? Because they are actually very eager to support us. They play a very vital role in family relationships, in the workplace. सब कुछ अच्छा चल रहा होता है जब तक शादी होती है, बच्चे होते हैं, बट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की मदर के ऊपर आ जाती है। तो व्हाट मैसेज कैन वी गिव टू द नॉर्मल वर्किंग मैन? हाउ कैन दे प्ले अ सपोर्टिव रोल सो दैट वुमेन डोंट टेक अ बैक सीट इन their work? देखिए, आपका जो जरूर है कि जब उनको रोल बदलने होते हैं कि एक ही दिन में माँ और तमाम, तो मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। पहला उदाहरण तो ललिता जी ने अपने परिवार का उदाहरण दिया कि माँ ने पिता के ना रहने पर भाई बहन को बराबर से पाला। और मैं अपने परिवार का दूं तो मेरे पति इकलौते बेटे हैं और 2 बहनें हैं। तो जितना किचन में बर्तन रात को उठाने का काम होता था और माँ के साथ बर्तन लगाने का काम वो बेटे का होता था। तो उससे जब कोई भी बच्चा अपनी माँ के साथ क्लोजली देखते हुए बड़ा होता है, और मेरे अपने 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है, तो चाहे कोई आ जाए तो चाय पिलाने से लेकर बर्तन उठाने का काम, किचन में कुक की मदद करने का काम, तमाम काम मेरे बेटे करते हैं। तो ये माँ पर निर्भर करता है कि क्या उदाहरण एस्टैब्लिश करती है। तो जैसे बेटी आके नहीं पूछती कोई आगे आपके घर में, तो मॉम व्हाट कैन आई गेट, मैं कुछ पानी लाऊं या कुछ खाने के लिए भेजूं, कुछ करूं, मेरे घर में बेटे करते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, अगर ऑप्शन होती भी तो मैं उल्टी ऑप्शन और एक्सरसाइज करने वाले लोगों में। तो पुरुष तो मदद तभी करेंगे जब उनकी माँ ने उनको सिखाया होगा। पत्नी आके नहीं सिखा सकती, पत्नी को एडजस्ट करना होता है टू द सर्कमस्टांसेस अवेलेबल। और सर्कमस्टांसेस अवेलेबल में दूसरा उदाहरण मैं आपको सुषमा जी का देना चाहती हूँ। आपने देखा सुना कि वो 22-24 की उम्र से तो राजनीति कर रही है, शादी भी किया, बच्चे भी पाले, और जो इनके बारे में हम सुनते हैं वो ये सुनते हैं कि वो बेटी को सुबह खाना बनाकर, बेटी को साथ ले लेकर, उसको गाड़ी में बिठाकर भाषण करती थी और पूरी राजनीति करती थी, बच्चा भी साथ, वापस जाकर फिर खाना बनाना, बाकी काम करना। तो वो भी उदाहरण है। तो महिलाएं अपने काम को किस तरीके से, किस समझ के साथ आगे बढ़ती हैं वो देखने लायक। मतलब एक वकील जो कागज छाट रही है FIR के और पूरी चार्जशीट के, बच्चा संभाल रही है, नेतागिरी वाले भाषण कर रही हैं, और कोई बहुत बड़ी बड़ी स्टेजेस और सारी सहूलियत, ऐसा नहीं होता था वो जमाना। खासतौर पे जनता पार्टी वाला जमाना बड़ा मुश्किल समय था क्योंकि आप इंदिरा गांधी और कांग्रेस से लड़ रहे थे,
तो उसी जीप के अंदर खड़े होकर उसी को मंच बनाकर भाषण भी करना है। ये तमाम उदाहरण हमारे आसपास उपलब्ध है। मेरा अपना जिंदगी तो मैं हमेशा टाइम के बीच में लड़ती ही रही कि घर भी देखना है, प्रोफेशन भी देखना है, बच्चों को भी स्कूल से पिकअप करना है, मदर इन लॉ की तबीयत नहीं ठीक है तो डॉक्टर के भी पहुंचना है, माँ आईसीयू में है। तो कुछ ये हम सब लोग, मेरे को लगता है यहाँ बैठे हुए जितने हैं वो सबने किया होगा, तो वो जगलिंग रहती है। और ये इसको आप एवोल्यूशन के हिसाब से लीजिए कि धीरे धीरे बदलाव तो आएगा और अल्टीमेटली उदाहरणों में पुरुषों की एक सेंसिटिव साइड है और बड़ी जबरदस्त सेंसिटिव साइड है। मुझे लगता है महिलाओं को ये चतुराई से बाहर निकालने की जरूरत है। वो अपने ऊपर ये जिम्मेवारी ना ले कि पूरा महिला सशक्तिकरण का जिम्मा केवल महिलाओं का है, और एक स्ट्रैटेजी के तहत पुरुषों को साथ जोड़े और महिलाओं के सारे कार्यक्रमों में पुरुष आके महिला विषयों पर बोले। और उसका उदाहरण भी मैं सुषमा जी से सीखी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। कभी मैंने बात किया तो मैंने कहा महिला मोर्चा में थी, तो बोली नहीं मैं तो कभी नहीं थी महिला मोर्चा में, महिला जरूर पर महिला मोर्चा में नहीं थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत इंटेलिजेंट काम किया, क्योंकि सबसे बड़ी एक्सक्लूजन महिलाओं की कर दी जाती है महिला मोर्चे पकड़ाकर, कि उनको एक कोना दे दिया, आप इसी में खुश रहिए, खेलते कूदते रहिए और आप कहीं और आगे बढ़ नहीं सकते। तो उसका पहला जो इंटेलिजेंट काम है वो ये है उटर सॉफ्टवेयर, कि महिला सशक्तिकरण तो भाई साहब मैं साथ साथ करती रहूंगी, मेरे को और काम चाहिए जो मैं पुरुषों के साथ बैठ के करूँ, आई एम नो लेस देन देम। तो वो इंक्लूजन वाली जो बात है उसमें हमें, और मेरे को कहा गया जब सेशन शुरू हुआ कि आप महिला विषयों पर बहुत अच्छा बोलती है, तो ऐसा है कि ये डिबेट ना आप शुरू कीजिए। तो मैंने वही ट्रैक्टर पकड़ाई, मैंने कहा देखिए ये तो सामाजिक विषय है, महिलाओं का विषय नहीं है, महिलाएं प्रताड़ित है, ये महिलाओं का विषय नहीं है, मैं महिला अवश्य हूँ, लेकिन इस पर स्ट्रैटेजिकली पुरुषों को बोलना चाहिए, क्योंकि जब पुरुष महिलाओं के हित में बात करेंगे तो समाज में संदेश अच्छा जाएगा। मैं डिफेंस पर बात करूंगी, फाइनेंस पर बात करूंगी, किसी भी चीज पर बात करूंगी, महिला विषयों पर पार्लियामेंट में बात नहीं करूंगी। ये कुछ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और उसका अनुकरण भी करने की कोशिश करती हूँ। I myself have been wondering, I have been attending so many women conferences. Why is that India is being treated as Saudi Arabia or some other Muslim country? Why are not men part of the women issue? These are not women issues, these are men's issues. So can we please put a barricade that we are not women and we are a outcast community or something? So please, my folded hand request to all the judges on the panel, can we please beg you guys that don't accept any women conferences without men. That's a humble request from my end. If you try to be sustainable, men have to be on board. That I agree with. And one more request, can we have a country free of pornography, please? I can show you that. But there are now very strict laws which are in place against both child and pornography in various different forms Because in India. these trigger the erotic conditions of human beings, and the amount of rapes that is happening is very, very bad because of the pornography that is happening. Many countries have banned these pornography websites and everything. So it's a request from all the powerful women on the panel. Personally agree that these sites should be banned. There are many other issues that are involved in it, but yes, there are some very, very strict laws in India that deal with crossing the boundaries when it comes to pornography. We have some male of feminists. I've been working on women's issues. I was feminist because one of my friends was burned to death when I was in the final year of college, and we fought the matter in the courts. And I'm an author of 4 books on women's issues, ma'am. मैं कहना ये चाहता हूँ कि I've been working on women's issues. जो लोग बातें होते हैं दिल्ली में और बाकी और शहरों में, तो तकरीबन 15 साल से हम लोग उनके बीच में काम कर रहे हैं। तो वो कुछ मसले उठाना चाहूँगा मैं, जो कि मीनाक्षी जी आप यहाँ पे हैं और सुषमा जी आप लोग हैं यहाँ पे, और कंस्टिट्यूएंसी आपका बनता है। दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे साथ है कि जो बेघर महिलाएं हैं, बड़ी तादाद में आपको
बांध पे अच्छा खासा शेल्टर बन सकता था। तो द इश्यू इज कि आज भी दिल्ली के इसी क्षेत्र में 1 किलोमीटर दूर है यहाँ पे महिलाएं हैं जो रात को सोती बिना छत के परिवार के साथ सिंगल एंड वी हैव केसेस जहां पर इट्स नॉट केस ऑफ वन रेप मल्टीपल रेप्स इन दैट्स वन यू कैन बी ऐसा नहीं मैम कि आप आइए तो आप आज ही करते हैं कि 15 साल सरकार रही उन्होंने कुछ नहीं किया सो वी आर विद यू वी वांट दिस टू बी डन। दूसरी बात मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि एक जो हम लोग सुनते रहे हैं एज बीइंग अ फेमिनिस्ट रिसर्चर एंड एक्टिविस्ट, हमेशा जब बोलते थे ये पुरुषों के खिलाफ तो हमें होता था कि आप तो बात कर रहे हैं विमेन्स ऑपरेशन का, आप उसको लेके क्या बोलेंगे जब महिला ही महिलाओं को उत्पीड़न करती है सास और बहू का, तो हमारा होता था कि भाई वो महिला भी किसी समाज की उत्पन्न व्यक्ति है और इसका जो पैतृक समाज है जो पुरुष सत्ता जो है वो जिम्मेदार है, महिला जिम्मेदार नहीं है। तो कहीं पे मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में हम लोगों को इसके लेकर मंथन करने की जरूरत है। और एक आखिरी बात से खत्म करूंगा मैं कि मैम सबसे बड़ी बात जो हम लोग सुनते आए हैं रामलीला के अंदर हम सब सुनते आए हैं कि सीता जो है वो रोती थी, वो प्रताड़ित थी, सीता का जो है बकायदे 2 बार उनका जो है जासूसी चेक किया गया होता है कि भाई आप पवित्र है कि नहीं है। मैम मुझे लगता है सीता जैसी मतलब सबला आपको मिलेगी नहीं, वो अबला नहीं थी। वो जो एंड में जो है जब राम बुलाना चाहते हैं उनको कि चलो वापस चले हो जा, लव कुछ तो छोड़ देते चली जाती है छोड़ के, आई डोंट वांट टू कम बैक टू यू, क्योंकि जो मेरा ऑपरेशन चल रहा है मैं उस पर नहीं आना चाहती हूँ। सोने की मूर्ति बनाने के शासन जरूर किया राम ने, लेकिन सीता नहीं के साथ नहीं। तो मैं कहीं पे हम जिस तरह की चीजें पढ़ते हैं हम शायद भूल जाते हैं कि हमारे बीच में ऐसी महिलाएं हैं, गार्गी मैत्री साहब यहीं पे पैदा हुई है और ये फेमिनिज्म जो है कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, वो देश के ऊपर है। तो कहीं पे मुझे लगता है कि हम पुरुष इसमें शामिल है, ऐसा नहीं कि बहन बोल रही यहाँ पे हम शामिल रहे हैं। शायद हम लोग बोलते थे पुरुष लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग किसी आकर के इसमें हम लोग चाहते थे बड़ा अच्छा इंसान बने, और ये मसला हमारा है, ये आपका मसला नहीं है, हम सबका मुद्दा है। तो मैं चाहूंगा अगर कुछ होमलेस स्विमिंग के लिए हम कर सके दिल्ली का मैम, मतलब दिल्ली का जो ट्रेंड हो जाएगा एंड वी आर हियर टू सी के सपोर्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। खुद बहुत परेशान हूँ और मैंने 2 शेल्टर होम्स की डिमांड की है, एक सीपी एरिया में और एक एम्स के अंदर, क्योंकि वहां पर भी मेरा रोज का रास्ता है, मैं रोज सड़क पे लोगों को पड़े हुए देखती हूँ तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता और मुझे लगता है महिलाओं को और खासतौर पे महिला बुजुर्ग, और वहां तो वो लोग बैठे जिनके अपने परिजन जो है अंदर अस्पताल के अंदर डेथ बेड पे हैं या इलाज के लिए सुबह ओपीडी कार्ड के लिए वो रात को आके बैठ जाते हैं। तो ये विषय है और उस पर ऐसा नहीं है कि सरकार जो अभी बनी है वो इनसेंसिटिव है, उसके बारे में काफी सेंसिटिव है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस है और वो ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस इतना खराब है कि मैं उसको अभी तक तोड़ने में सक्षम नहीं हुई हूँ, लेकिन 2-2.5 महीने के अंदर वो टूट जाएगा ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ जब दिल्ली में हमारी सरकार होगी। कहीं ना कहीं मतलब आप अंदाजा लगाइए कि एनडीएमसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होने के बावजूद 2 लोगों को हम मस्टर रोल पे नहीं लगवा सकते। मस्टर रोल का मतलब दिहाड़ी मजदूर 300 रुपया 500 रुपया रोज का, वो हमारे कहने पे वो नहीं लगाएंगे। वकील को पैनल पे रखना बहुत बड़ा काम है। तो वहाँ हर किस्म की चीजें हो रही है जो मेरी निगाह में, और मैं पूरा उसका बाकायदा फोल्डर तैयार करके ले रही हूँ क्योंकि that's the kind of person I am. But I am going to pursue it. I will follow it up and I'll take care of it. I'm assuring you. साथ में वो महिलाएं और वो जो परिवार है वो खुद भी कोई ड्रग्स बेचता है, कोई ड्रग्स एडिक्शन में है, वहाँ कई किस्म की सोशल इश्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी सॉल्व करने की जरूरत है। और एक आ जाता है विदर्भ से तो पूरा का पूरा गांव यहाँ पहुंचा होता है, तो एक शहर की भी कैपेसिटी होती है लोग लेने की, वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। दीदी आपका टाइम हो रहा है, काम कर रही है और मैं खुद उसको परसू कर रही हूँ। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, नीति एक्ट तो है परंतु कन्या भ्रूण हत्या पर भी कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। माने कहने को लिखा होता है कि यहाँ लिंग परीक्षण नहीं किया जाता, हर हॉस्पिटल में हर नर्सिंग होम में लिखा होता है पहले बड़ा बोर्ड, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कहाँ होती है? कौन जानता है कि वहाँ कितनी रोजाना अबॉर्शन होते हैं और अबॉर्शन के नाम पे किस तरीके से कन्याओं की हत्या की जा
जाती है। तो ये सब के बारे में क्या आप लोग क्या बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, माने कुछ कंट्रोल होगा? ये मेरा सवाल है। पर वातावरण को थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि एक ऐसी ही सभा चल रही थी महिलाओं की, और उसमें ऐसे ही एक भाई साहब भी बैठे हुए थे। तो महिलाएं नेचुरली जहाँ बैठेंगी अपनी तारीफ करेंगी कि देखिए हम महिलाएं कितनी महान है, हमने राम पैदा किया, हमने कृष्ण पैदा किया। एक व्यक्ति को गुस्सा आया, ये बोला नहीं बता ये रावण के मुन्ने पैदा कराया था या कंस के मुन्ने पैदा कराया था। तो बिल्कुल सही बात मीनाक्षी जी जो कह रही है, हमें अपने बेटों को सिखाना है कि बेटे किस तरीके से बिहेव करें, कैसे हमारा जो पूरे समाज है वो कैसे हमारा साथ दे। इस पर जो चर्चाएं हो रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसको सही मायने में प्रैक्टिकल में लाइए। और उससे पहले एम्पावरमेंट करने से पहले ये बताइए कि महिला को पैदा होने का ही जब एम्पावर्ड नहीं है वो, कि वो लड़की पैदा हो सके अपने दिल से, इच्छा से, वो भी अंदर से पुकार के कह रही होती है कि प्लीज मुझे पैदा होने दीजिए, लेकिन कौन सुनता है उसकी? इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। दीक्षिता का क्या स्वरूप है वो आप चैनल पे जो है हमसे पूछूंगी कि आज कुछ इस तरह हमने जमाने का चलन देखा, आज कुछ इस तरह हमने जमाने का चलन देखा। एक तन को बचाने के लिए रुझता हुआ एक तन देखा, कहीं दुर्मति शब्द में थिरकते जवान तन देखे, कहीं दुर्मति शब्द में थिरकते जवान तन देखे, नंगे उजालों में भटकता हुआ बचपन देखा। कहीं पत्थर में भी जीती हुई महिलाएं मिली, कहीं पत्थर में भी जीती हुई महिलाएं मिली, बेबस आंखों ने जिंदों को दफन देखा। आज जब एक पैसे के लिए आज भी वर्तमान संदर्भ में भी महिलाएं पुरुषों पर निर्भर है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्या इसका स्वरूप होना चाहिए? इकोनॉमिक क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ जो कि अल्जाइमर्स डिजीज के पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स की केयर करती हूँ। मीनाक्षी जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारी यहाँ नॉर्मल महिलाओं को भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर एंड प्रोटेक्शन नहीं है। हमें चाहिए, और वो महिलाएं जिनकी की याददाश्त ही खत्म हो गई है और ग्लोबलाइजेशन ने बच्चे इतनी दूर कर दिए हैं कि वो अकेली कहाँ जाएं। तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड केयर फॉर दिस डिजीज इज वेरी एसेंशियल बिकॉज ओल्ड एज and our Indian population is graying and women are more prone to it. Secondly, my question is to Usha ji. आपने जो बात करी अपने क्राइम सेल की, और आपकी मैंने एक लाइन बड़े ध्यान से सुनी कि महिलाएं दिल्ली के किसी भी कोने से आके यहाँ पर रिपोर्ट कर सकती हैं, क्योंकि एफआईआर लॉन्च करने से उनकी ज्यूरिसडिक्शन का झगड़ा काफी घंटे तक चलता रहता है, काफी दिनों तक चलता रहता है, जो मैं अखबार में पढ़ती हूँ। क्या इस चीज की महिलाओं में अवेयरनेस है? और महिलाओं से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि हमारे जैसी महिलाएं जो कि रोज अखबार पढ़ती हैं, न्यूज देखती हैं, महिलाएं गरीब से लेके अमीर तक हर एज ग्रुप की और हर इकोनॉमिक स्टेटस की महिला आदरणीय है। क्या उन सब में अवेयरनेस है? अगर मैं नहीं समझती कि उनमें अवेयरनेस है, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम था, मैं चाहूंगी कि आपके सारे प्रोग्राम्स के साथ साथ महिलाओं में ये अवेयरनेस जरूर क्रिएट करें कि हम आपके साथ हैं, आप बेखौफ होकर जीवन जिए। ये बहुत जरूरी है। जैसे हम बाकी चीजों की, बीमारियों की अवेयरनेस कराते हैं, आप इस सशक्तिकरण की अवेयरनेस जरूर कराएंगे। थैंक यू। न वो केवल हमारी समस्या है, न वो केवल पुरुषों की समस्या है, इसलिए हम एक दूसरे के पूरक होकर के काम करेंगे तो ही काम जो है वो समाज की कोई भी समस्या हल हो सकती है। दूसरे, हम कुछ भी समाज की अनेक समस्याएं हैं जो आप उठा रही हैं, इनको हल करने के लिए बहुत आवश्यकता है बहुत सारे हाथों की। सब कुछ सरकार करेगी ऐसा भी संभव नहीं है,
ये अवेयरनेस दिलानी है, कहीं सुरक्षा देनी है, इसके बारे में सोचिए कि मेरा कहाँ योगदान हो सकता है और कौन सी क्षेत्र में मैं योगदान कर सकती हूँ, कौन सी समस्या हल कर सकती हूँ। तो बहुत सी समस्याएं तो बहुत कड़ी हो जाएगी, लेकिन उनका हल हम ही लोगों ने ढूंढना है, हम नहीं करना है, क्योंकि हम सब जीवन जो बैठे हैं समर्थ हैं, असमर्थ नहीं। शबनम जी, निकलता था जो मुझे भी मिलता था। जब वो बंद हो गया तो हम ऑफिस में गए, पूछा तो कहा कि 15-16 हजार खर्चा होता है इसको सर्कुलेट करने के लिए। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। हमारा देश अभी भी इतना लिखा पढ़ा नहीं है कि एवरीबॉडी इज यूजिंग इंटरनेट, और वो केवल 15-16 हजार महीने तक। आज से मैं 1 साल पहले की बात करती हूँ, उस समय क्या अभी मेरा कहना का मतलब है कि NCW जो है उसको थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट करके और इंफॉर्मेशन देखिए। लॉ पास हो रहा है गवर्नमेंट से, बट लॉ का तो अपना पैर नहीं है ना, वो दौड़ के सबके पास नहीं जा सकता है। वो ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ से इंफॉर्मेशन मिले लोगों को। बट व्हेन यू गो टू दैट ऑफिस यू फील सो डिप्रेसिंग। और जो जहाँ तक कंप्लेंट का सवाल है, ये जो वायलेंस का और दूसरी चीजों का, I have seen that cell always closed. Never I have seen somebody sitting and taking the company. तो आप हमको बताइए इतना बड़ा एक बिल्डिंग क्या काम वो that was probably during my predecessor's time. अभी हम वो प्लान कर रहे हैं कि उसका एक नया फॉर्मेट निकाले to make it much more on positive news and not merely negative news. It will take a couple of months or so. I've just joined to the office. The new office is being built. It is in Jasola, Sarita Vihar, but 3-4 महीने और लग जाएंगे. After that we will shift. With regard to the complaint cell, it should never have been closed, but I will look into it. It's not closed anymore. 1 year before, I'm sorry ma'am, I don't even know what happened there. I'm not from Delhi, I was living in Chennai, so I wouldn't even be able to give you a proper reply for that. But now things are changing and they will change. मेरा अब आपसे रिक्वेस्ट, एक वो जो बिल्कुल कुछ जिनको जानकारी नहीं, कानून की अभाव है, वो वाकई में 27 में होते हैं, प्रताड़ित होती हैं, महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, किसी भी आयु होती है। और दूसरे जो झाड़े हुए हैं, जिनको शादी से पहले पता है दहेज कानून क्या है, कला क्या है, इस प्रकार के मामले भी हमारे समाज में बढ़ते जाते हैं।
केवल हमारी इच्छा पूर्ति विवाह का मतलब विवाह संस्कार जो पवित्र संस्कार हमारे पवित्र संस्कार उसका अर्थ उनको कम समझता है और उनको कानून जारी समझता है। हमारी सारी सुख सुविधाएं हो, हमको जब हम पैसा हो जाए ये हो जाए। और बहुत सारे ऐसे केसेस जो इसके साथ में उनकी मदर इन लॉ होंगी, कोई सिस्टर इन लॉ होंगी, मतलब जो परिवार की स्त्रियां हैं वो भी निर्दोष प्रताड़ित होती हैं उस कानून के वजह से, जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती। केवल जो घर में आने वाली हमारी कन्या है, बहू रानी है, जो भी है, उसकी वजह से पूरा परिवार शर्मिंदगी और किसी भी लेवल की उनकी सम्मान हो, इज्जत हो, कोई समझता नहीं अंदर की बात किसी को ना कोई बता पाता है ना मुझे। और उसके पश्चात जब डिसीजन हो जाती है वो पैसा उनको बहुत मिलेगा, उनको खर्चा मिल जाएगा, चाचा मिल जाएगा, वो दूसरी शादी करेंगी। कई बार ऐसा भी होता है उनकी इच्छा का भी होता है शादी, तो वो दूसरी शादी करेंगे कुछ समय के अंतराल के बाद। तो जो प्रभावित परिवार है जिसका सब कुछ नष्ट हो गया, सम्मान की तो कीमत क्या लगाएगा, कोई पैसा भी जाता है, सब कुछ जाता है। तो क्या कोई कानून में ऐसा प्रोविजन दिया जा सकता है कि यदि इस प्रकार के केस में कोई पुनर्विवाह या इस प्रकार की कोई दूसरी एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है तो उसको जो दिया गया पैसा है, जो उसको दिया गया वो है, वो कभी वापस नहीं आता। और इसकी वजह से हमारे ये जो परिवार हैं, पुराने बुजुर्ग लोग हैं, वो भी प्रताड़ित होते हैं। आपकी संक्षेप में कहिए क्योंकि हमारे मैं आपको बताऊं, जैसे बेगर्स एक्ट बना हुआ है, हम जाते हैं ट्रैफिक पुलिस होती है, अपने सुप्रीम कोर्ट से निकलते हैं, वहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे जो आपका ट्रैफिक पोस्ट है, वहाँ पे हम देखते हैं बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, सब बेगर्स सब भीख मांगते रहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? मैंने पुलिस वाले से बात की, हमारा सुप्रीम कोर्ट विमेन लॉयर एसोसिएशन है, मैं उसके बिहाफ में काम करती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसी प्रॉब्लम आती है, हम किसको बोले, कैसे बोले? तो मेरे बच्चों को देखा, मैंने 1098 नंबर मैंने उससे भी लगाने की कोशिश की, कभी नहीं लगा, मुझे 1000 लगाना पड़ा, पुलिस वाले को बुलाना पड़ा। तो ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जब चीजें होती है और पुलिस वालों की होती है, मैंने खुद बात की अभी 2-3 दिन पहले की बात है, उसने कहा मैम अभी काटा शीशा मत खोलना, वो ना हाथों में ब्रेक लगाए रहते हैं, ऐसे मार देंगे। कुछ भी होगा 100 नंबर से थोड़ा आगे बढ़ के फोन करके ना बता देना कि ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ पर ये बात है, मैंने देखा है कि एक बंदा होता है जो बच्चों को चलाता रहता है, करता रहता है, ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ लॉ सेंस नहीं होगा, हमें कुछ आशा जी ने ऑलरेडी एक आपका रिप्लाई दिया है कि हम हमेशा दूसरों दिल्ली में मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन हु आर बेगर्स आर ट्रैफिक्ड, इसलिए उनके बारे में मतलब हम आई प्लीज नोट टेक मतलब गलत मत कीजिए जो मैं कह रही हूँ, बट हम सबको अपने आप को भी we should make ourselves available and part of the solution. The police is overburdened. I'm not saying the police is perfect, but the police is overburdened in this country. Just think about the population. हाँ, कितने पुलिस कितना कर सकते हैं? जो चाइल्ड लाइन भी है, it's overburdened. The number of calls that come, sometimes the system just, it fails. Begging is a problem. Like that, I agree. There are many laws in this country which are not discussed, which are not made aware. People are not aware of it. But हम सब भी अगर इसके बारे में जो हम इसके बारे में जानते हैं, हम दूसरों के बारे में दूसरों के साथ बात करते हैं, तो awareness will spread. It can't happen overnight. No change happens overnight. हम अगर थोड़ा patient रहे और सब, as I said, अगर हम सब लोग साथ इसका ये करें, तो हल जरूर निकलेगा. But it will take a little time. थैंक यू मैम। समय की पाबंदी है और मैं इस नाते में वुमेन्स के ऊपर मैं हर हक अधिकार दिला रही हूँ और अकेले दम पर दिला रही हूँ, हर जगह दिला रही हूँ, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, परिवार हो या मोहल्ला हो। तो उसमें मैंने ये देखा है कि हर महिला हर रिश्ता भूल जाए। अगर वो ये रिश्ता भूल जाए कि मैं सास हूँ, बहू हूँ, ननद हूँ, भाभी हूँ या मैं कोई भी रिश्ता हूँ, अगर वो ये सोच ले कि मैं सिर्फ एक महिला हूँ और मुझे महिला के लिए उठना है, हर महिला को उसको साथ देना है, जिसके साथ कोई सी भी समस्या होगी तो हम उसके साथ देंगे तो उसको उसका हक अधिकार अवश्य मिलेगा। उसके लिए हमें बाहर भी नहीं भागना होगा, नियम भी नहीं बनाने होंगे, कानून की भी जरूरत नहीं होगी। हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ देना है, सारे रिश्ते भूलने होंगे, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो। कि हम भाभी सिर्फ एक महिला का रिश्ता, सिर्फ एक महिला, उस समय सिर्फ एक महिला हो कि ये महिला के साथ है, हम इसके साथ हैं। जी, मैं आपसे बात मांगती हूँ, विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सब और बात करना चाह रहे हैं, पर अब हमारा सबका अनुरोध है, समय की बहुत पाबंदी है। हम सुषमा जी, माननीय सुषमा जी से अनुरोध करेंगे कि वो आए इन सब सवालों का एक शक्ति
शक्ति, नटेश्वर की शक्ति, मैं सृष्टि भूमि में सरिता, कामधेनु मैं कल्पता, तेज शराका कांतिमती मैं, तेज शराका कांतिमती मैं धृति मेधा शक्ति, नटेश्वर की शक्ति, नटेश्वर की शक्ति, मैं कन्या में स्नेहल भगिनी, मैं पत्नी में गृह स्वामिनी, मैं माता हूँ अभयदायिनी, मैं माता हूँ अभयदायिनी, मूर्तिमंत मैं स्फूर्ति, नटेश्वर की शक्ति, नटेश्वर की शक्ति, नारी हूँ मैं हर जगत की, हूँ मैं आदि शक्ति, चेतना में जीवात्मा की, चेतना में जीवात्मा की, हूँ मैं आदि शक्ति, नटेश्वर की शक्ति, नटेश्वर की शक्ति। और हमारे जो इतने सारे प्रश्न सभी बहनों ने पूछे हैं अपने कीनोट एड्रेस पे, वो जितने उनको कर सकती हैं, आंसर कर सकती हैं, वो हमें कुछ पता है, हमारा मार्गदर्शन करें। आशा जी, मंच पर आसीन मेरी सखी बने रही मेरी स्नेही बहन, पिछले 2 घंटे से ये कार्यक्रम चल रहा है। पहले हमने 4 वक्तव्य सुने और उसके बाद लगभग 1 घंटे तक प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चला। अपनी प्रस्तावना में आशा जी ने एक वाक्य का इस्तेमाल किया जो प्रश्नवाचक था कि क्या आप सब कमजोर हैं। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या ईश्वर ने आपको कमजोर बनाया। 40 वर्ष पहले ये प्रश्न मेरे दिमाग में पहुंचा था कि हम सबको घर में गुत्ती पिलाई जाती है कि तुम पुरुष से कमजोर हो, शारीरिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी, इसलिए भाई की दाल में घी ज्यादा डलना चाहिए, तुम्हें अकेले कहीं जाना नहीं चाहिए। ऐसी 20 बातें कह करके महिला को कमजोर बताने की, लड़की को कमजोर बताने की कोशिश घर में की जाती है। तो एक प्रश्न मेरे मन में आया कि ईश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है और हर नर की मादा बनाई, अगर उसने महिला को कमजोर बनाया है, इतना बड़ा अन्याय किया है, तो ये सबके साथ किया होगा, हर नर की मादा कमजोर होगी। तो जरा मैं अध्ययन तो करूं उस सृष्टि का। तो जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया तो मैंने कहा कि जंगल का राजा सिंह होता है, सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं। और जब मैंने सिंह का अध्ययन किया तो पाया कि राजा सिंह है, लेकिन रोज का शिकार सिंहनी करती है। तो मन ने ये कहा कि जब शेरनी शेर से कमजोर नहीं है तो महिला पुरुष से कमजोर कैसे होगी, नहीं हो सकता। दूसरा अध्ययन मैंने हाथी का किया
दिखाने के लिए तो अलग बात है, वरना हाथी हमेशा झुंड में चलते और हाथियों के झुंड का नेतृत्व कोई हाथी नहीं करता, बूढ़ी हत्ती नहीं करती। उसे ईश्वर ने ये ताकत दी है कि जब वो सूंड उठाकर ऊपर देखती है तो खतरे को भांप लेती है। जब झुंड के हाथी प्यासे होते हैं तो दूसरी तरफ खून घुमाती है तो पानी कहाँ इसका उसे पता चल जाता। तो मेरे मन में ये विश्वास पैदा हो गया कि अगर शेरनी शेर से ज्यादा ताकतवर है, अगर हथनी हाथी से ज्यादा बुद्धिमान है, तो महिला को ईश्वर कभी कमजोर नहीं बना सकता। शेर महिला भी उनके आगे कमजोर नहीं। और ये आत्मविश्वास मुझे आगे नहीं चला। इसलिए आज मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी कि जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो कोई आकर आपको शक्तिशाली नहीं बनाएगा। सिर्फ अंदर का आत्मविश्वास आपको जगा करके ये कहना होगा, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बुद्धिमती हूं और मैं सब कुछ कर सकती हूं। हमारे यहाँ जब चीजों का समाधान ढूंढा जाता है तो टुकड़ों में ढूंढा जाता है। जब से ये विमेन एम्पावरमेंट की बात चली है तो एजुकेशन वाले आते हैं, वो आकर के कहते हैं कि महिला को पढ़ा दो तो उसका सशक्तिकरण हो जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या निर्भया अनपढ़ थी? तो पढ़ी लिखी लड़की थी और आगे भी पढ़ रही थी, लेकिन उसे उस बीभत्स घटना का शिकार क्यों होना पड़ा? इसी तरह इकोनॉमिक्स वाले आते हैं, वो कहते हैं उसका आर्थिक स्वावलंबन कर दो तो वो शक्तिशाली हो जाएगी, उसका सशक्तिकरण हो जाएगा। लेकिन मैंने भी देखा है अपनी जिंदगी में और आपने भी देखा होगा, कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी नौकरी कर रही, अच्छी नौकरी कर रही, अच्छा कमा रही, लेकिन पहली तारीख को जब तनख्वाह आती है तो पति सबसे पहले अपने हाथ में रख लेता है। और जब काम से घर लौटती है, अगर छोटे बच्चे की माँ है और सास सुबह से बच्चा रखे हुए है तो आती पटक के कहती, साहब अपनी कुड़ी रो रो के मेरा सिर खा जाए। उस थकी हारी को आकर घर में एक कप चाय का नहीं मिलता, ये ताना बुलाना मिलता है। तो अगर आर्थिक स्वावलंबन उसे शक्तिशाली बना सकता तो कमाने वाली महिलाओं के साथ तो कभी सशक्तिकरण का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसलिए समाधान टुकड़ों में नहीं हो सकता, समाधान समग्रता में सोचना होगा। और अभी यहाँ एक प्रश्न जो आया जिसमें लड़के और लड़की की बात आई और उसका मीनाक्षी जी ने जवाब दिया कि ये घर के संस्कार हैं। ये ठीक है, शायद हमारी सासों ने अपने बेटों को उस तरह से ट्रेनिंग नहीं दी, इसलिए हमारे पति कभी चौके में नहीं जाते, लेकिन आगे हम तो अपने बेटों को ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि बच्चे माँ का भी हाथ बटाओ और आगे पत्नी का भी हाथ बटाना, क्योंकि अब सब कामकाजी हो गए हैं। घरों में बहुएं काम वाली आ रही हैं, दोनों काम पर जाते हैं। जब वापस घर लौटते हैं तो रोज की चाय तो वो बना दे, लेकिन अगर किसी दिन सरदर्द हो तो बेटा भी बना के दे सकता है। ये माइंडसेट बदलने की जरूरत है। और इसीलिए जैसे मीनाक्षी ने कहा कि मैं अपने दोनों बेटों को कहती हूँ कि अगर कोई मेहमान घर में आए तो मेरी बेटी होती तो वो जैसे आकर मुझे पूछती कि माँ मैं क्या कर दूं, ऐसे ही तुम्हें भी पूछना है कि माँ मैं क्या कर दूं। इस माइंडसेट को बदलने का अभी तरीका शुरू हुआ है। अभी कुछ एड्स आ रही हैं, आपने देखी होंगी, इसमें एक बच्चा आता है, उसे चोट लग जाती है, वो रोता है तो माँ कहती है लड़के रोया नहीं करते। एक दूसरा बालक आता है, फेल हो जाता है, रोता है, फिर माँ कहती है उसकी लड़के रोया नहीं करते। ऐसे 2-3 चीजें दिखाते हैं जिसमें कहते हैं लड़के रोया नहीं करते, और उसके बाद एक घायल महिला को दिखाते हैं जिसके चेहरे से खून बह रहा है, जो पति द्वारा पीटी गई है। तो उसे एडवर्टीजमेंट में कहा जाता है काश हमने लड़कों को ये सिखाने के बजाय कि लड़के रोया नहीं करते, ये सिखाया होता कि लड़के रुलाया नहीं करते। ये है उस
का बदलाव। यहाँ बहुत बातें हुई, इतने कानून हैं, जोशी जी ने बताया, इतने तरीके हम लोगों ने निकाल रखे हैं, मगर उस सबके बाद भी अगर अपराध पहले से ज्यादा तेज गति से बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन संस्कारों की कमी है। उस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, उस माइंडसेट को बदलने में कहीं कमी है। मुझे खुशी हुई कि इस बार जब एक यूएन विमेन करके संस्था है, मीनाक्षी जी को पता होगी, इस बार उन्होंने महिलाओं की सम्मेलन करने के बजाय तय किया है ही फॉर शी। ये नया अभियान चला है, ही फॉर शी, और उसमें वो पुरुषों के कार्यक्रम कर रहे हैं। जो सवाल यहां भी उठा वो पुरुषों के कार्यक्रम कर रहा है। उन्होंने आमिर खान इसको इरफान अख्तर को, जावेद अख्तर के बेटे अख्तर को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ही फॉर शी। इस अभियान के साथ जो माइंडसेट जुड़ा है उसकी जरूरत है, और हमारी नई जनरेशन सीख रही है इसको। अगर आप देखें तो आज आपके बेटे को हिचक नहीं है चौके में जाते या मां का हाथ बचा के, और जो आज मां का हाथ बटा रहा है उसको कल पत्नी का हाथ बटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जनरेशन स्वयं भी सीख रही है, हमको भी ये सिखाना है कि दोनों बराबर हैं। ये जेंडर इक्वालिटी केवल कागजों में न रह जाए, ये दस्तावेजों में बंद ना हो जाए, ये हर घर से शुरू होगी। पर अगर हम ये तय कर लें, अगर हमें बुरा लगता है बीवी के साथ बेटा काम करते देखते, अगर हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा माइंडसेट ये है कि हमारे पति ने अगर कभी काम नहीं किया तो हमारा बेटा क्यों चौके में जा रहा है। अगर इस माइंडसेट से हम चलेंगे तो कभी महिला का सशक्तिकरण नहीं हो सकेगा, कभी समाज नहीं बदल सकेगा। पहले हमें अपना माइंडसेट बदलना है कि जब हम चौके में जाते थे और हमको लगता था कि काश इस समय कोई हमारा साथ दे दे, तो आगे बहू को ये साथ मिलना चाहिए। ये माइंडसेट जब तक हम नहीं बदलेंगे अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए, तब तक आप लाख कानून बना दीजिए, लाख दस्तावेज ले आइए, लाख दूसरे तरीके अपना लीजिए, कुछ नहीं बदलेगा। अब ये पीएमडीटी का सवाल है, मैं उसके संदर्भ में बता रही। पूछा गया कि अब तो कन्या को जीने तक का अधिकार नहीं है। जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ रही है, सच है कि बाकी अधिकारों की बात तो बाद में करें, तो जन्मने का अधिकार नहीं है। पीएमडीटी एक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री को मॉनिटर करती है। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनी हुई है जहां हर 6 महीने बाद हेल्थ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट देनी पड़ती है। बरसों से यह सिलसिला चल रहा है। उसके बाद भी आपने कहा कि हर अस्पताल के आगे ये बोर्ड लगाया या लिंग परीक्षण नहीं होता, तो भी वहां लिंग परीक्षण होता है और गर्भपात करा दिया जाता है अगर लिंग परीक्षण के बाद ये पता चलता है कि वहां गर्भ में बच्ची है। लेकिन केवल कानून से नहीं चलेगा, इसका दूसरा तरीका हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निकाला। उन्होंने कहा कि जड़ में क्या है, कन्या भ्रूण हत्या की जड़ में क्या है? जड़ में है कि बेटी को गरीब बाप बोझ मानता है। तो उन्होंने एक योजना चलाई, लाडली लक्ष्मी योजना। बच्ची पैदा होते ही 6,000 रुपए का एक बॉन्ड उसकी मां के हाथ में रख दिया जाता है, और जब बच्ची 18 साल की होती है तो 1.5 लाख रुपया उसको मिल जाता है उस बच्ची के नाम का। उसकी सारी शिक्षा फ्री है, उसकी यूनिफॉर्म फ्री है, उसकी पुस्तकें फ्री हैं। अगर वो दूसरे स्कूल पढ़ने जाती है तो उसको साइकिल फ्री है। उसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में उसका विवाह फ्री है। ये सारी योजनाएं चलाकर जब उन्होंने ये बता दिया कि बेटी बोझ नहीं है, तो स्वयं को कहते हैं कि मैं इनका मामा हूं, उनको सारे मामा जी कहते हैं शीला जी को। तो आज मुझे बताते हुए खुशी है आपको कि जो लिंगानुपात था, जहां 1,000 के पीछे 800 लड़के पैदा होते थे, 1,000 लड़कियों के पीछे 800 लड़कियां, 1,000 लड़के और 800 लड़कियां, आज वो अनुपात बढ़कर के 1,000 के पीछे 950 लड़कियां।
एक गांव मोल लेना है। और उन्होंने ये कहा कि उसमें केवल विकास नहीं करना, प्रशासनिक विकास तो होगा, उसे किसी भी एक कुरीति से दूर करना। तो जयपुर नाम से उन्होंने एक गांव बनारस में गोद लिया। और जब वो वहां गए तो उन्होंने एक कसम दिलवाई कि इस गांव में कोई भ्रूण हत्या नहीं होगी, हर बच्ची को जन्म देने का अधिकार यहाँ ये गांव देगा। और सारे गांव के लोगों ने बैठकर वो सौगंध ली कि हमारे यहाँ भ्रूण हत्या नहीं होगी। इस तरह के अभियानों की जरूरत है। केवल अवेयरनेस से भी नहीं चलेगा अभियान। जिस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री थी तब मैंने कहा था कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावी इस मामले में होते हैं धर्माचार्य। इसीलिए मैंने हर धर्माचार्य को बुलाकर ये कहा था कि आप अपने प्रवचन में ये बात जरूर रखिए कि अगर आप अपने यहाँ की बेटी को गर्भ में मारेंगे तो आप पाप के अधिकारी होंगे। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं हैरान होती हूँ, ये कैसा देश है जहां 2 बार नवरात्र मनाए जाते हैं, साल में 2 बार शक्ति की आराधना होती है। और हर बार नवरात्र का समापन कन्या पूजन से होता है, कंजक कहते हैं इसे। और कंजक के दिन हम पूरे मोहल्ले में जाते हैं, घर का दरवाजा खटखटा के कहते हैं कि अपनी बच्ची को हमारे घर भेजना। और जब वो बच्ची आती है तो दहलीज पर उसके चरण छूते, धोते हैं चरण, अंदर बैठाकर तिलक लगाते हैं, कलाना बांधते हैं, हलवा पूरी चने का प्रसाद देते हैं, उसको दक्षिणा देते हैं, साथ में मंत्र बोलते हैं 9 कन्याओं के साथ बैठाकर, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। लेकिन वो त्योहार समाप्त होने के बाद अगर अगले दिन अपने बहू के गर्भ में बेटी है ये पता चल जाए तो तुरंत उसे जाकर के कहते कि जाओ जाकर के गर्भपात कराओ, हमें बेटी नहीं चाहिए। ये कैसी विडंबना है। दूसरे की बेटी पूजा की अधिकारी है, कंजक बनकर घर में आती है, लेकिन अपने घर की बेटी अवांछित है, उसका गर्भपात कर दिया जाए। इसीलिए मैंने धर्माचार्य को कहा कि आप कहिए कि बेटी को मारना पाप है। काफी सफल हुआ था वो अभियान। पोस्टर्स बनवाए थे मैंने सामाजिक दृष्टि से कि दुल्हन नहीं मिलेगी, ढूंढते रह जाओगे। और ये हो रहा है हरियाणा में, मेरे अपने राज्य में, गृह राज्य में हो रहा है। इतनी कम हो गई लड़कियां कि शादी कहीं उड़ीसा से जाकर के करनी पड़ी, कहीं बिहार से जाकर के करनी पड़ी, लड़कियां नहीं होती। तो इतनी बड़ी बड़ी जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो कानूनों से पूरी नहीं होती। PNDT पूरी तरह असफल हो चुका है, लेकिन ये अभियान इतना सफल हुआ है शिवराज जी का। और ये जो सौगंध खिलाई है प्रधानमंत्री जी ने अपने गांव में कि एक भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी, ये सफल हो गई। सवाल वहीं आकर के रुक जाता है माइंडसेट। पर उस माइंडसेट को कौन खत्म करे? उस माइंडसेट को धर्माचार्य खत्म करें, उस माइंडसेट को समाज से भी खत्म करें, उस माइंडसेट को राजनेता खत्म करें और अपने आचरण से खत्म करें। और मेरे यहाँ एक बेटी है, सिंगल चाइल्ड। कभी नहीं मन में हुआ कि साथ में बेटा होना चाहिए। कहीं ना कहीं शास्त्रों में ये लगा हुआ कि अगर बेटा नहीं होगा तो निधन के बाद मुखाग्नि कौन देगा? आप तो नरक में जाएंगे। एक बहुत बड़ी हमारे महिलाओं की सभा थी, 50,000 से लाख के बीच में खड़े होकर मंच पर मैंने कहा कि मैं आज अपनी बेटी को स्वयं को मुखाग्नि देने का अधिकार देती हूँ कि कल जब मेरा निधन हो तो मेरी बेटी को देगा। ऐसी पहले हमें करनी होंगी। जिन लोगों को लोग रोल मॉडल मानते हैं, जिन लोगों को लोग जिनका अनुकरण करना चाहते हैं, उन्हें आगे निकलना होगा। एक बार मैंने कहा था कि वो सारे लोग इकट्ठे हो जिनकी एक एक बेटी है। ऐसे सारे राजनेता मंच पर इकट्ठे होकर गया। शरद पवार जी की एक ही बेटी सुप्रिया, नेहरू सिंह शेखावत जी की एक ही बेटी, ऐसे तलाशी में नजमा जी की 3 बेटियां हैं। और मैंने कहा कि 3 में तो लोग ये कह सकते हैं कि शायद 2 के बाद गलत होगी कि बेटा हो जाए, लेकिन हो गई बेटी। पर जिनकी एक ही बेटी है और जिन्होंने उसके बाद ये चाहा ही नहीं कि परिवार की कोई कमी है, बेटा नहीं, ऐसे तमाम राजनेता इकट्ठे होकर के आए और लोगों के सामने बोले
पीएमडीटी एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सवाल केवल अवेयरनेस तक नहीं है। सुषमा जी जो बात कह रही थी, सुषमा चावला की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी बहुत अच्छी लगती रही है। इनके ससुर चावला जी हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष रहे। अब जो बात उन्होंने कही उसका दर्द मैं समझ रही थी। उनकी अपनी मदर को अल्जाइमर हुआ था और उन्होंने आके मुझे कहा कि जब मैं उनके सामने जाती हूँ और वो मुझे कहती हैं, बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है, तो मेरा दिल फटने को होता है। आज उनकी वो पीड़ा बोल रही है कि वो महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं जिनकी याददाश्त खत्म हो जाती है और ग्लोबलाइजेशन के कारण बच्चे बाहर हैं, उनका कौन। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगी सुषमा जी कि विकलांग की, अपाहिज की, इनकी तो फिर कोई सेवा कर लेगा, लेकिन जिनकी याददाश्त खो जाती है उनको सिवा अपनों के कोई नहीं रख सकता। उनके लिए अगर आप कोई वृद्धाश्रम ढूंढेंगी या कोई ऐसा आश्रम ढूंढेंगी कि जहां उनकी सेवा हो जाए, तो सिवा उनकी दुर्गति होने का कुछ नहीं होगा। इसलिए चाहे बच्चे को एक को यहाँ आना पड़े या वो उनके लिए एक अटेंडेंट घर में रखे, नर्स रखे, तब काम होगा। किसी आश्रम में समाज के द्वारा चलाए किसी आश्रम में अल्जाइमर के पेशेंट्स का इलाज नहीं होगा। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं ऐसा एक रोल मॉडल बना के दिखाऊंगा। आप बनाइए, जरूर बनाइए, हम लोग बहुत खुश हो, जरूर बनाइए। एक पहला सवाल यहाँ विदेश में गई हुई महिलाओं के बारे में आया। अब दिक्कत वही है, आप जिस देश में चले जाते हैं वहां उनके कानून काम करते हैं। जैसे ऐश्वर्या कह रही थी कि अगर किसी देश में एबॉर्शन इलीगल माना जाता है तो आप लाख चाहें, वहां का कोर्ट इजाजत नहीं देगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगी कि बेटी को विदेश में ब्याहने से पहले एक बार, दो बार नहीं, 3 बार कम से कम थोक बजाकर देखिए परिवार कैसा है, लड़का कैसा है। आमतौर पर ये लड़के वो होते हैं जिनकी शादियां पहले हो चुकी है। यहाँ आकर घर वाले एक लड़की इंडियन भी ले जाते हैं और उसकी दुर्गति होती है जाते ही। मेरे पास विदेश मंत्रालय के साथ साथ भारतीय प्रवासी मंत्रालय का भी कार्यभार है, इसलिए वहां मैं एक अलग सेल बना दूं जो केवल बाहर जाने वाली महिलाओं से ही संबंधित है। क्योंकि समस्या बिल्कुल अलग है। जो गल्फ कंट्रीज है इनकी समस्या बिल्कुल अलग है। किसी का पासपोर्ट रख लिया, किसी को बंधक बना दिया, कोई जेल में चला गया। लेकिन ये जो बच्चियां जा रही हैं यहाँ से, वो जब परदेश में जाकर के बिल्कुल एक असहायता की स्थिति में होती हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं होता। वो सिर्फ उसके लिए काम करेगा। केवल वो लड़कियां जो भारत से जा रही हैं, वो बाहर जा रही हैं। लेकिन मैं वापस इन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद वहीं आती है जो असली विषय है सशक्तिकरण का। जिस महिला ने ये सोच लिया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, वो महिला वर्दी पहन के उषा जोशी की तरह कोई सब कर सकती है। वो संतोष यादव बनकर हिमालय पे चढ़ गई। वो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, और वो महिला कृत्रिम पैर से भी हिमालय विजय कर गई, आर्टिफिशियल फुट से। और क्या कहानी है उसकी? चेन खींच करके ट्रेन से नीचे गिरा दिया था। कोई सोच नहीं सकता था उसके बाद जिंदा भी रहेगी, लेकिन उसने जयपुर फुट लगाया और जयपुर फुट से वो हिमालय चढ़ गई। ये 2-4 उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रही हूं। शक्ति आपके अंदर है, सामर्थ्य ईश्वर ने दी है, उसको निकालकर अपने सामने रखकर उसको समझने की जरूरत है। कोई शक्ति देने नहीं आता। ये सशक्तिकरण की सारी चीजें ठीक है। शिक्षित होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से स्वावलंबी होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। राजनीतिक सशक्तिकरण मिल जाए तो उस जैसी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जरूरी है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए अन्याय का विरोध करना बहुत जरूरी है।
मेरी जिंदगी में बहुत छोटे में 2 वर्ष की उम्र में ये प्रसंग आया, 2 वर्ष की थी। मेरा भाई 3.25 वर्ष का था, मेरे से 2.25 साल बड़ा। विद्यारंभ संस्कार हुआ, तख्ती पूजन हुआ, पंडित जी आए, तख्ती पुजाई गई, एक कॉपी सुंदर सी ला के दी गई, बड़ी सी पेंसिल ला के दी गई। पूजन खत्म हो गया, उसके बाद वो कुछ लिखने लगा। मैंने माँ से कहा मुझे भी कापी दे दो। तब मैं ब्रिज बोलती थी, पलवल में रहती थी, वहां की भाषा ब्रिज है। तो माँ ने कुछ ऐसे रद्दी से जो कागज पड़े थे उनको एक बड़े सुए से सिल दिया और मेरे हाथ में दे दिया और एक छोटी सी पेंसिल का टुकड़ा दे दिया। मैंने वो देखा और मैं सीधे पिता के पास गई और मैंने ब्रिज में कहा, बाबूजी क्या छोड़ान के जी हो गए, छोड़ियन के जी ना हो गए का? बेटा क्या हुआ? यू दैये बोल, वो काफी मैंने मुझे कहा यू दैये बोल। तो बोले किसने क्या किया है? जो नहीं ब्रिज समझी उसका अर्थ ये था कि क्या लड़कों के मन होता है, लड़कियों के नहीं होता। भाई को तो इतनी बड़ी कापी और इतनी बड़ी पेंसिल दी और वो ये 4 कागज सिल के और ये कापी बना के दे दी और ये पेंसिल को छोटो से टुकड़ा दे दिया। उसी समय पिता ने कहा, हमारा यहाँ जो काम करता था लड़का, कि मंगल जाओ हरिश्चंद्र की दुकान से बढ़िया कापी जल्द वाली लेके आओ और बड़ी सुंदर पेंसिल लेके आओ। वो दिन और आज का दिन मुझे कभी दुहात का पक्षपात का सामना नहीं हुआ। 2 वर्ष की बोली थी और उसके बाद मैंने जो चाहा उसकी इजाजत मुझे मेरे पिता ने दी, जो चाहा। खींच खांच के मेरा कद 5 फुट का बनता है, लेकिन मैंने कहा मैं मिलिट्री ट्रेनिंग से बीए करना चाहती हूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। कहाँ बेटा दो? मिलिट्री ट्रेनिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट से मैंने बीए किया। एनसीसी की मैं बेस्ट कैडेट घोषित की गई, 3 साल तक अंडर ऑफिसर बनी। कभी किसी चीज के लिए मनाई नहीं। डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट पे बाहर जाना है तो जाओ, डिबेट्स में बाहर जाना है तो जाओ, हर चीज की इजाजत मिली। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी, ये पूरे का पूरा विषय एक वाक्य में समेटना चाहते हैं, अपने शब्दकोश में से और अपनी बेटी के शब्दकोश में से। अपने में से निकाल दो, उसके में से निकलवा दो। आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये कर नहीं सकती। ये शब्द आज से अपने शब्दकोश से निकाल दो और अपनी बच्ची के शब्दकोश से निकाल दो और उसको ये खुद भी ये कहो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और उसे भी ये समझाओ वो सब कुछ कर सकती है। उसी दिन महिला सशक्तिकरण का बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुषमा स्वराज जी। वाकई बात, दिल में जो मंथन था, दिल में जो प्रश्न उमड़ रहे थे, बहुत हद तक मुझे लगता है उन्होंने उन सब का समाधान किया। और अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, जिसमें मैं अनुरोध कर रही हूँ उपासना जी से कि वे आए और धन्यवाद करती हूँ कुमार मंगलम जी का, उषा जी का, मीनाक्षी लेखी जी का धन्यवाद करते हैं। स्पेशल धन्यवाद करती हूँ मीनाक्षी लेखी जी का कि सभागार आउट ऑफ दी वे जाकर जैसे भी करके उन्होंने हमें स्पॉन्सर करा दिया। वैसे तो टीवी पर देखते हैं, कोई और इनसे जीत नहीं सकता, वही यहाँ भी। आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और एनडीएमसी के सारे वर्कर्स का ऐसे सहयोग मिला हमें, जैसे किसी परिवार, किसी शादी में परिवार के लोग काम करते हैं, ऐसे उन्होंने हमारा सहयोग किया। उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक छोटा सा परिचय रह गया है। मन संचालन करने वाली डॉक्टर निशा राणा जी हमारे सामने हैं। आप इकोनॉमिक्स में पीएचडी हैं, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की एचओडी हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर संचालन किया।